हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनीता शर्मा फ्रॉम RUHS कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज। तो आज अपन MSN के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे इंटेंसिव केयर यूनिट या क्रिटिकल केयर यूनिट। तो इसके अंदर से अपने पास जो भी क्वेश्चंस आते हैं अपने एग्जाम के अंदर उनको डिस्कस करेंगे अपन। तो अपने पास आज अपन डिस्कस करेंगे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वेंटिलेटर, फिर क्रिटिकली इल पेशेंट की मॉनिटरिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ ICU, देन फिजिकल सेटअप ऑफ ICU, ये डिस्कस करेंगे आज अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है? ये एक प्रोटोकॉल, मतलब प्रोटोकॉल का मतलब हो गया रिटर्न रूल्स हो गए, और इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया मतलब जो ICU है वहाँ पे इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो रिटर्न रूल्स है वो बनाए गए हैं। तो वो ही क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। तो ये बनाए क्यों गए हैं? क्योंकि मेनली हॉस्पिटल होता है उसके अंदर क्या होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन के चांस होते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है कि कोई इन्फेक्शन होता है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं इसको। हॉस्पिटल में जाके कोई पेशेंट है, घर से वो इन्फेक्शन लेके नहीं गया था पर वहाँ जाके एडमिट हुआ, तो उसको हॉस्पिटल से वो इन्फेक्शन हो गया, तो वो इन्फेक्शन उसको कम करने के लिए अपन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो अपन देखते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है? तो इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है? एक मेजर्स या प्रैक्टिस होती है जो हेल्थ केयर पर्सोनल क्या करता है, प्रिवेंट करने के लिए और ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को करने के लिए, इन्फेक्शन को कम करने के लिए यूज़ करता है। फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट, जो भी क्लाइंट है उससे दूसरे क्लाइंट को इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू क्लाइंट हो गया और क्लाइंट टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो गया। तो इन तीनों मतलब क्लाइंट जो हॉस्पिटल में एडमिट है पेशेंट, तो उससे दूसरे पेशेंट को भी नहीं हो और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको भी नहीं हो और हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पेशेंट को भी नहीं होना चाहिए। तो ये इन्फेक्शन कंट्रोल। अब फिर क्या प्रोटोकॉल आते हैं अपने पास। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल एक रिटन रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रिटन रूल्स precisely designed step usually developed and tested by well controlled clinical researcher। जो वेल कंट्रोल क्लिनिकल रिसर्चर होता है उसके द्वारा ये रिटन रूल्स बनाए हुए होते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। तो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गई। फिर अपन देखते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये किस पे बेस्ड होता है ये? तो ये बेस्ड होता है अपने पास 2 टाइप से बेसिस होता है। ये बेस्ड होता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक तो अपन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के थ्रू कर सकते हैं, एक अपन एडिशनल प्रिकॉशन के थ्रू कर सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है वो कैसे अपन अचीव कर सकते हैं? हैंड वॉशिंग के थ्रू, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गया, स्टरलाइजेशन हो गया और BMW हो गया। तो जो ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होते हैं ये होते हैं कि ये हॉस्पिटल के अंदर ऑल हेल्थ केयर वर्कर होते हैं उनको इनका यूज़ करना होता है। मतलब कहीं भी हो, जैसे ओनली ICU के अंदर नहीं, ये मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, OT सब जगह ये जो प्रिकॉशन है उनको यूज़ करना होता है हेल्थ केयर वर्कर को। फिर होते हैं एडिशनल प्रिकॉशन। जो एडिशनल प्रिकॉशन होते हैं वो क्या होता है कि वो एक स्पेशल कोई डिजीज़ है, लाइक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे कोई TB हो गया, तो वो क्या हो रहा है अपने पास ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रहा है। तो जो उसके लिए अपने को क्या करना है, मास्क यूज़ करना है। तो जो एडिशनल प्रिकॉशन है वो स्पेशल कोई डिजीज़ है उससे प्रिवेंट करने के लिए जो हेल्थ केयर वर्कर और जो पेशेंट है उनको यूज़ करना होता है। तो ये कैसे अचीव कर सकते हैं अपन? एयरबोर्न प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट प्रिकॉशन के थ्रू अपन जो एडिशनल प्रिकॉशन है उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर अपने पास कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जो हॉस्पिटल है उसके अंदर कौन कौन से नोजोकोमियल इन्फेक्शन है जो कॉमन है, इसके अंदर हो गया सबसे पहले अपने पास होता है ICU के अंदर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। जो भी पेशेंट है वो अगर वेंटिलेटर पे है तो उसको हाई रिस्क होती है कि वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया उसको हो जाए। फिर कैथेटर एसोसिएटेड UTI हो सकता है, सर्जिकल सेप्सिस एंड देन सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड सेप्सिस। तो ये कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन होते हैं अपने पास। तो अपने को इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करना है ICU के अंदर? तो ये वही है कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन या जनरल मेजर बोलते हैं इनको। ये क्या होता है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ पेशेंट विद साइन ऑफ इन्फेक्शन। कोई भी पेशेंट है उसको कुछ भी साइन दिख रहे हैं इन्फेक्शन के, तो उसके लिए अपने को स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज़ करने होते हैं। तो ये अपन कैसे कैसे कर सकते हैं? हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन के थ्रू, PPE हो गया, स्टरलाइजेशन और BMW। तो इनको अपने को डिस्क्राइब भी करना है अंदर कि जो हैंड वॉशिंग हो गया अपने को प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है। 7 स्टेप्स होते हैं इसके अपने पास, और ये 2 टाइप की होती है, मेडिकल हो गया और सर्जिकल हैंड वॉशिंग। ये सब कुछ इसके अंदर अपने को लिखना है। फिर आता है अपने पास PPE किट के अंदर अपने पास क्या क्या चीज़ होती है? मास्क हो गया, फेस शील्ड हो गई, ग्लव्स हो गए, हाँ, हेड कवर हो गया, शूज़ हो गए, ये सब आते हैं अपने पास PPE किट के अंदर। फिर आता है स्टरलाइजेशन, जो ICU है उसके अंदर स्टरलाइजेशन कैसे कैसे कर सकते हैं अपन? ऑटोक्लेविंग हो गया, ड्राई हीट के थ्रू कर सकते हैं, उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? स्टरलाइजेशन कर सकते हैं यहाँ पे। फिर अपने पास BMW, बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज कैसे कर सकते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट को अपने को मैनेज करना है, क्योंकि अगर अपने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया, उसको प्रॉपर सेग्रीगेट नहीं किया, तो इससे इन्फेक्शन के चांस अपने ICU के अंदर या कोई भी वार्ड हो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अपने को प्रॉपर BMW को मैनेज करना है। मतलब जो भी बिन है, जो जैसे हो गया ब्लैक हो गया, तो ब्लैक के अंदर अपने को प्रॉपर जो चीज़ डालनी है वही डालनी है। फिर जो रेड हो गया उसके अंदर अपने को रेड के अंदर अपने को क्या डालना है? जो भी IV सेट हो गए, ये सब कुछ डालना है जो भी है। फिर हो गया वाइट,
और फिर येलो, इन सब के अंदर अपने को प्रॉपर जो BMW है उसको ध्यान में रखते हुए अपने को उसको मैनेजमेंट करना है। तो ये हो गया अपने पास स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। फिर अपन यूज़ करते हैं एडिशनल प्रिकॉशन। तो एडिशनल प्रिकॉशन क्या होता है, इनको अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के अंदर यूज़ होते हैं। तो जैसे कोई भी डिजीज़ हो गई जो फैलती है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई, मोस्टली इनके अंदर यूज़ करते हैं अपन। तो ये क्या है, तुम इनको इनको क्या करते हैं अपन, जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है उनको मेंटेन करने के लिए भी अपन एडिशनल प्रिकॉशन को यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या क्या अपने पास एयरबोर्न प्रिकॉशन कर सकते हैं। कोई भी जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर अपने पास एयर है, उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शियस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट होता है, तो वो कितना होता है, 5 माइक्रोन से लेस होता है, 5 माइक्रोन से कम साइज़ का होता है। तो वो क्या होता है, इन्फेक्शन एयरबोर्न होता है। तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए, उसके इन्फेक्शन को अपने को एयरबोर्न प्रिकॉशन रखना होता है, जिसके अंदर अपने को क्या वियर करना होता है, मास्क वियर कर लिया, फेस शील्ड हो गया, सब कुछ ये वियर करेंगे अपन। फिर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन क्या होता है, अपने को जो भी पेशेंट है जो कंटामिनेट, उसको डिजीज़ है कुछ, तो उसको अपने को क्या करना है, मोस्टली अवॉइड करना है कि उसको टच करके अपन हाथ हैंड वॉशिंग करें प्रॉपर, उसको दूसरे पेशेंट को टच नहीं करना है। तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है इससे, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन को डिक्रीज़ करने के लिए अपन क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन का यूज़ करेंगे। फिर अपने पास ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, जो पेशेंट है उसको कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जैसे टीबी हो गया, तो अगर अपन उसके पास खड़े हैं तो उसको चांसेस है अपने को कि उसका जो इन्फेक्शन है वो अपने को फैल जाए। तो इसके लिए अपने को ड्रॉपलेट प्रिकॉशन यूज़ करने हैं। जो ये ड्रॉपलेट होते हैं ये 5 माइक्रोन से हाई, मतलब 5 माइक्रोन से ज़्यादा साइज़ के होते हैं। फिर अपन इनको अपने को इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना है, 6 फीट की जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करनी है, जिससे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कम हो सकता है। फिर अपने पास ये हो गया अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर अपने पास सेकंड है मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या होता है, मैकेनिकल वेंटिलेटर है अपने पास जो एक आर्टिफिशियल मतलब एक डिवाइस होती है, जो भी अपन कोई पेशेंट है उसको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, वो स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ये क्या होती है, डिवाइस होती है जो कि उसको रिप्लेस करके और उसको ब्रीथिंग करने में हेल्प करती है। तो मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या हो गया, मेथड ऑफ मैकेनिकली असिस्ट और रिप्लेस स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग इज कॉल्ड मैकेनिकल वेंटिलेटर। ठीक है। फिर ए मैकेनिकल वेंटिलेटर इज ए डिवाइस विच हेल्प पेशेंट टू ब्रीथ व्हेन ही और शी इज़ अनेबल टू ब्रीथ। तो ये क्या हो गया अपने पास मैकेनिकल वेंटिलेटर। अब मैकेनिकल वेंटिलेटर का यूज़ अपन कब कब कर सकते हैं आईसीयू के अंदर। जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है उसका यूज़ है, इसकी इंडिकेशन है अपने पास एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, कोई लंग इंजरी हो गई, ब्रेडिपनिया हो गया, सीवियर हाइपोक्सिया हो गया, चेस्ट इंजरी हो गई, मस्कुलर डिजीज़ हो गई, कोमा पेशेंट हो गया, PaCO2 50 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो गई और O2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना हो गया 55 mm ऑफ Hg से कम हो गया अपने पास, कोई रेस्पिरेटरी मसल उसकी फटीग हो गई है, तो अपन इसके अंदर मैकेनिकल वेंटिलेटर का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है अपने पास इसके अंदर ये क्वेश्चन आता है कि मैकेनिकल वेंटिलेटर के अंदर आप नर्सिंग केयर लिखो। तो ये अपने पास मैकेनिकल वेंटिलेटर की नर्सिंग केयर। सो अब सबसे पहले अपन देखते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर के अंदर नर्सिंग केयर। सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, मैकेनिकल वेंटिलेटर को मॉनिटर करना होता है। कोई भी डिवाइस है वो पेशेंट को लगी है, वो आर्टिफिशियल डिवाइस है, तो उसको अपने को क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है, उसके साइन उसके कॉम्प्लिकेशन के लिए, उसके सब के लिए। फिर अपने को क्या करना है, अपन मैकेनिकल वेंटिलेटर लगा क्यों रहे हैं, रेस्पिरेटरी फंक्शन को प्रमोट करने के लिए, तो वो प्रमोट करना है। उसके बाद अपने को वहाँ पर सक्शन करते रहना है, क्योंकि सिक्रेशंस है वो आते रहेंगे, तो उनको सक्शन के थ्रू अपने को उनको हटाना है। फिर अपने पास इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, क्योंकि मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है कोई पेशेंट, तो वेंटिलेटर से एसोसिएटेड निमोनिया उसके चांस ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए अपने को प्रिवेंट इन्फेक्शन करना है। फिर एडिक्वेट न्यूट्रिशन, क्योंकि पेशेंट वो ब्रीथिंग करने में अनेबल है, तो उसको न्यूट्रिशन भी अपने को NG ट्यूब के थ्रू देना है। फिर आता है मॉनिटर, कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर मॉनिटर वेंटिलेटर। तो इसको मॉनिटर करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो वेंटिलेटर है उसको मॉनिटर करना है। तो इसके अंदर अपने को क्या करना है, जो टाइडल वॉल्यूम है वेंटिलेटर का वो कितना रखना है 6 से 10 ml पर kg के हिसाब से अपने को इसको रखना है। फिर जो रेस्पिरेशन रेट है वो कितनी होती है नॉर्मल 12 से 16, तो उस पर रखना है अपने को, 12 से 16 रेस्पिरेशन रेट रखनी है उसकी। और जो FiO2 है वो कितनी रखनी है अपने को 21 से 100% रखनी है, ताकि उसकी जो सेचुरेशन है वो ऑक्सीजन वो प्रॉपर बनी रहे, मतलब 92 से ऊपर रहे उसकी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है। फिर आता है अपने पास रेस्पिरेशन को प्रमोट करना। रेस्पिरेशन फंक्शन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं अपन, उसका जो लंग साउंड है उसको अस्कल्टेट करते रहना है प्रॉपर, जो क्योंकि अपन ने ET ट्यूब लगा रखी है, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा रखी है, उससे तो वेंटिलेटर मतलब उसके थ्रू तो ऑक्सीजन जा रही है पेशेंट को, तो उसको क्या करना है, सोइल होने से बचाना है, उसको प्रॉपर उसकी क्लीनिंग करनी है ET ट्यूब की। और
और अगर वो ख़राब हो गई है और वो डिस्प्लेस हो गई है अपनी प्लेस से, तो उसको प्रॉपर लगाना है ईटी ट्यूब को। तो ये हो गया अपने पास प्रमोट रेस्पिरेटरी फंक्शन। कैसे कैसे, ईटी ट्यूब हो गया और आजकल कर सकते हैं अपन लंग साउंड को। फिर आता है अपने पास सक्शन। तो अपने को सक्शन तभी करना है व्हेन नीडेड, जब नीड हो सक्शन की तब सक्शन करना है। और कब करना है कि लेस टाइम के लिए करना है। ज़्यादा टाइम के लिए अगर अपन सक्शन करेंगे तो उससे पेशेंट को क्या चांस है कि उसको ब्रेडिकार्डिया हो जाए। तो अपने को कम टाइम के लिए ही सक्शन करना है और प्रॉपर सक्शन करना है, ठीक है। फिर आता है अपने पास इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो इन्फेक्शन है उसमें वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया होता है, उसके चांस ज़्यादा होते हैं पेशेंट के अंदर, वेंटिलेटर पे है तो इसके लिए अपन को क्या करना है, उसकी ओरल केयर करनी है पेशेंट की, कि ओरल केयर करते रहना है अच्छे से। किससे, क्लोरहेक्सिडिन से, क्लोरहेक्सिडिन से ओरल केयर करनी है। और सक्शन है वो स्टेराइल टेक्निक से सक्शन करना है उसका। और एनवायरनमेंट है उसको भी अपने को क्लीन रखना है, जिससे कि पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं हो। फिर आता है अपने पास न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को कैसे मेंटेन करेंगे, आईवी के थ्रू अपने को उसका न्यूट्रिशन मेंटेन करना है। और अगर पेशेंट है उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी है तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू उसको जो न्यूट्रिशन है उसको मैनेज करना है। फिर आता है अपने पास कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन को कैसे मैनेज करना है, जो वीएपी है, वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया है, उसको अपने को कम करने के लिए क्या करना है, जो भी स्टैंडर्ड जो अपन ने क्लीनिंग की थी वो करते रहना है। फिर कॉम्प्लिकेशन और क्या क्या हो सकता है इससे, पेशेंट को क्या क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है या हाइपरटेंशन भी हो सकता है पेशेंट को, इसमें ब्रेडिकार्डिया हो सकता है पेशेंट को, या टेकिकार्डिया भी हो सकता है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है पेशेंट को। तो इनको क्या करते रहना है, अपने को कॉम्प्लिकेशन है उनको मेजर करते रहना है इससे प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। फिर ये कॉम्प्लिकेशन हो गए अपने पास। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वेंटिलेटर के डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो सकता है, बेरोट्रोमा, इंक्रीज आईसीपी, वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया जो कि मोस्ट कॉमन होता है। फिर थिक सिक्रेशन हो सकता है, इनएबिलिटी इन पेशेंट टू टॉलरेट मोड ऑफ वेंटिलेटर हो सकता है, डिक्रीज रीनल परफ्यूजन, एंजाइटी एंड फियर और हाइपर वेंटिलेशन। तो ये हो गया अपने पास मैकेनिकल वेंटिलेटर। इसके बाद में अपन देखते हैं मॉनिटर क्रिटिकली इल पेशेंट इन आईसीयू। अपन क्रिटिकली इल पेशेंट है उसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे आईसीयू के अंदर। तो सबसे पहले क्रिटिकली इल पेशेंट क्या होता है, तो क्रिटिकली इल पेशेंट क्या होता है, एक फिजियोलॉजिकली अनस्टेबल पेशेंट होता है। फिजियोलॉजिकली अनस्टेबल पेशेंट होता है जो क्या होता है, जो कि क्या कोज, उसके अंदर क्या कोज हो सकता है, डेथ कोज हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। मतलब वो बहुत क्रिटिकली इल है, मतलब उसको अगर अपन ने इमीडिएट केयर प्रोवाइड नहीं करवाई तो उसकी डेथ हो सकती है। तो वो होता है क्रिटिकली इल पेशेंट, और इसकी मॉनिटरिंग करना ही है, क्रिटिकली इल पेशेंट की मॉनिटरिंग हो गया। तो क्रिटिकली इल पेशेंट क्या होता है, क्रिटिकल इलनेस इज अ प्रोसेस विच कॉज फिजियोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी लीडिंग टू डिसेबिलिटी और डेथ कर सकती है। क्रिटिकली इल पेशेंट इज वन हु इज़ एट हाई रिस्क ऑफ डेथ इफ़ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली। तो वही क्या होता है, क्रिटिकली इल पेशेंट होता है। तो अब अपन देखते हैं इसका असेसमेंट। इसमें दो चीज़ें देखेंगे, तो असेसमेंट ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट और मॉनिटरिंग। तो असेसमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, असेसमेंट अपन 2 टाइप से कर सकते हैं पेशेंट का, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी है असेसमेंट उसके अंदर भी 2 टाइप से कर सकते हैं। एक तो हो गया इमीडिएट असेसमेंट, कोई भी पेशेंट है उसको अपने को इमीडिएट असेसमेंट करना है, कुछ भी अगर अपने को एबनॉर्मल साइन दिखते हैं तो। और एक है अपने पास इनिशियल असेसमेंट, जो कि अपने को ABCD इसके थ्रू देखना है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन और डिसेबिलिटी के थ्रू। और जो इमीडिएट असेसमेंट है उसमें अपन क्या करना है, पेशेंट के अपने को TPR, BP और उसकी जो फिजिकल मतलब उसकी अपीयरेंस है उसको देखना है। तो अपन देखते हैं इसको। तो क्राइटेरिया फॉर क्रिटिकली इल केयर क्या क्या होता है, क्रिटिकली इल केयर करने के लिए ग्रे मोटल अपीयरेंस हो गई उसकी, TPR, BP, फिर टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और BP। तो टेम्परेचर कितना हो गया उसका, लेस देन 35 सेंटीग्रेड हो गया। हार्ट रेट उसकी 50 से कम हो गई या 140 से ज़्यादा हो गई। रेस्पिरेशन 8 ब्रीथ पर मिनट से कम या 30 से ज़्यादा हो गया। और सिस्टोलिक हो गई उसकी 60 mm ऑफ Hg से कम और 200 mm ऑफ Hg से ज़्यादा अगर उसकी BP सिस्टोलिक BP हो गई है तो। और फिर आता है अपने पास गैस्पिंग हो रही है, उसको एन्यूरिया हो रहा है, और सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन उसकी 85 से कम हो गई है। तो वो क्या है, उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, फीचर अगर ये फाउंड हो रहे हैं तो क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प एंड एक्टिवेट रैपिड रेस्पॉन्स टीम, क्योंकि ये क्या है, डेंजर साइन है पेशेंट के अंदर। तो इनको अपने को इमीडिएट केयर जरूरी है उसके अंदर। फिर ये सब है, फिर अपने को ये सब करने के बाद उसको CPR दे दिया अपन ने, ठीक है। फिर क्या करना है अपने को, सेकेंडली स्टार्ट इनिशियल असेसमेंट करना है एंड CPR देनी है। तो सेकेंडरी असेसमेंट क्या हो गया अपने पास, A, B, C और D। तो ABCD क्या है अपने पास,
एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन एंड डिसेबिलिटी। तो एयरवे को मेंटेन करना है अपने को पेशेंट का, कि उसके अंदर कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको अपने को क्लियर करना है। फिर आता है ब्रीथिंग कैसे देखेंगे, बायलेटरल चेस्ट मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है। सर्कुलेशन कैसे, पेरिफेरल साइनोसिस थोड़ी है उसको कोई। डिसेबिलिटी को कैसे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड जीसीएस के थ्रू अपन जो डिसेबिलिटी है उसको देख सकते हैं, और फिर अपन सीपीआर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास इनिशियल असेसमेंट। तो इनिशियल असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद अपने को क्या करना है, साइमल्टेनियसली रिससिटेशन, देन कैरी आउट सेकेंडरी सर्वे असेसमेंट विच इंक्लूड। फिर अपने को सेकेंडरी असेसमेंट करना है। तो सेकेंडरी असेसमेंट के लिए अपने पास क्या क्या करना है, ओल्ड जो डायग्नोसिस करते हैं ना अपन, जो पेशेंट के अंदर कुछ भी डिजीज़ को फाउंड करने के लिए वो, और हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है अपने को। ठीक है, तो ये हो गया हिस्ट्री टेकिंग हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल्स मॉनिटरिंग हो गई, सीबीसी, एबीजी, एक्सरे, 2D इको हो गया, एमआरआई और सीटी और यूएसजी हो गया अपने पास। तो ये हो गया सेकेंडरी असेसमेंट हो गया पेशेंट का। फिर आता है अपने पास ये डायग्नोसिस हो गई, तो अपने को अगर ये कोई चीज़ अपने को डायग्नोस हो रही है तो उसको अपने को प्रॉपर केयर करनी है पेशेंट की। फिर आता है अपने पास मॉनिटर करना पेशेंट की क्रिटिकल इलनेस को। तो उसको अपन मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, तो मॉनिटरिंग करने के लिए अपने को सिस्टम वाइज अपने को क्या करना पड़ेगा, उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जो ये पेशेंट है उसकी सिस्टम वाइज मॉनिटरिंग करनी है। जैसे सीएनएस हो गया, सीएनएस के अंदर अपन क्या क्या मॉनिटर करते हैं। फिर हो गया अपने पास हार्ट, सीवीएस हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मॉनिटर करना है, जो हीमेटोलॉजिकल सिस्टम है उसको मॉनिटर करना है, और रीनल सिस्टम को मॉनिटर करना है। तो अपन देखते हैं कि इनको कैसे अपन मॉनिटर कर सकते हैं। तो जो सीएनएस है उसको अपन कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, ईसीजी, सीएनएस को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, आईसीपी के थ्रू, सेरिब्रल फंक्शन मॉनिटरिंग के थ्रू। फिर आता है अपने पास सीवीएस को ईसीजी, बीपी और कार्डियक आउटपुट के थ्रू मेंटेन। फिर रेस्पिरेशन के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और एबीजी होता है अपने पास। हीमेटोलॉजिकल सिस्टम में सीबीसी, बीटीसीटी और डिडाइमर कर सकते हैं अपन। रीनल के अंदर यूरिनरी फ्लो देख सकते हैं, और सीरम इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया क्रिएटिनिन लेवल अपन चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास मॉनिटर करना क्रिटिकली इल पेशेंट को। ठीक है, फिर अपने पास नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीयू। ये अपने पास आता है। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं कि कोई भी जो रूल्स या रेगुलेशन होते हैं, जो कि कोई जगह है जैसे आईसीयू है तो वहाँ पे उनको अपने को ध्यान रखना है। मेन चीज़ है कि वो अपने को वो जो प्रोसीजर है वही फॉलो करना है अपने को। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीयू के अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या होती है। जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग होती है, एक स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस होता है जो डील करता है स्पेशली विथ ह्यूमन रेस्पॉन्स टू लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। क्रिटिकल केयर पेशेंट वही होता है जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है, तो उसकी केयर करेंगे अपन। तो वही क्या हो गया, क्रिटिकल केयर नर्सिंग हो गया। इसके अंदर 7 C's आते हैं अपने पास। तो वो 7 C's कौन से हैं वो देखते हैं अपन। ये अपने पास आईसीयू है, इसमें पेशेंट अपने पास एडमिट है, और ये है अपन नर्स है ये कोई। तो जो पेशेंट है तो वो एडमिट है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, केयर करनी है अपने को उसकी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसकी क्लोज जाएंगे। तो पहला हो गया क्लोजर। ठीक है, क्लोजर हो गया। क्लोजर होने के बाद क्या हुआ, अपन ने उसके साथ क्या किया, कम्युनिकेट किया। उसके पास गए क्लोजर, देन उससे कम्युनिकेट किया। फिर अपन ने क्या किया, उसकी केयर की, केयरफुलनेस। फिर कंसिस्टेंसी के साथ केयर करनी है, ऐसे नहीं कि आज की और कल छोड़ दी, कंसिस्टेंसी। फिर उसको कंसिडरेशन करेंगे, वो अपने को कंसिडर करेगा कि हाँ ये मेरी केयर कर रही है। और अगर वो अपने को कंसिडर नहीं करेगा तो अपन क्या करेंगे, उसको कंप्रेशन। और फिर आ गया कंफर्ट, जो पेशेंट है उसको कंफर्ट प्रोवाइड कराना है। ये हो गए 7 C's ऑफ आईसीयू। ठीक है, फिर अपन देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीयू। तो प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीयू के अंदर अपने पास सबसे पहला प्रिंसिपल आता है एंटीसिपेशन। फिर आता है अपने पास एक्यूरेट असेसमेंट एंड कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते रहना है, कॉम्प्रिहेंसिव केयर, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस के साथ, टाइमलीनेस एंड प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन और अर्ली डिस्चार्ज एंड प्रॉम्प्ट एक्शन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अपने पास एंटीसिपेशन। ये क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल होता है आईसीयू का। ठीक है, फिर होता है एंटीसिपेशन। होता क्या है, एंटीसिपेशन होता है कि हाई रिस्क पेशेंट है ना, उसको अपने को पहले देखना है, और उसकी जो नर्सिंग नीड है उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। पेशेंट की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग, तो हाई रिस्क पेशेंट है उसको पहले देखना है, और नर्सिंग नीड के अकॉर्डिंग उसको देखना है। ये क्या होता है अपने पास, एंटीसिपेशन। ठीक है, जैसे कोई पेशेंट है वो एडमिट है तो उसको रेस्पिरेशन में दिक्कत हो रही है और उसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, रेस्पिरेशन को मेंटेन करेंगे अपन। तो ये क्या हो गई, उसकी नर्सिंग मतलब उसकी पेशेंट की नीड हो गई, तो अपने को जो प्राइमरी नर्सिंग नीड है उसको फॉलो करना है। ठीक है, फिर आता है एक्यूरेट असेसमेंट करना है पेशेंट का, और मॉनिटरिंग करते रहना है। एक्यूरेट असेसमेंट, उसकी कोई भी डिजीज़ है अच्छे से उसको मॉनिटरिंग असेस करके, और फिर अपने को उसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते रहना है पेशेंट को। कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करवानी है। कॉम्प्रिहेंसिव केयर क्या होती है, इसके अंदर 4 केयर इन्वॉल्व होती है, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। मतलब जो पेशेंट है एडमिट है उसको अपने को कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करवानी है, उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करना है, उसको रीअश्योरेंस करवाना है कि आप ठीक हो जाओगे, और जो
सही रीएश्योरेंस प्रोवाइड कर, फॉल्स रीएश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करवाना है उसको, ट्रू रीएश्योरेंस प्रोवाइड करवाना है, कम्युनिकेट करना उसके साथ अच्छे से, उसकी फैमिली के साथ। फिर कोलाबरेटिव प्रैक्टिस, पूरे जो ओनली ऐसा नहीं कि नर्सेज ही काम करते हैं, मतलब सब जो भी पेशेंट के साथ जो भी उसकी कोलाबरेटिव प्रैक्टिस करनी है, मतलब जो हॉस्पिटल के अंदर जो भी स्टाफ हो गया, डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गई, जो रेडियो वाले डिपार्टमेंट वाले हो गए, पैरामेडिकल हो गया, सब को क्या करनी है, एक साथ मिलकर काम करनी है, जिससे पेशेंट को क्वालिटेटिव केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं अपन। तो अपने को वैसे क्वालिटी केयर प्रोवाइड करवानी, तो उसमें कोलाबरेटिव प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। फिर टाइमलीनेस हो गया, फिर हो गया अपने पास प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन, आईसीयू के अंदर मेन है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, और अर्ली डिस्चार्ज एंड प्रॉम्प्ट एक्शन, अर्ली डिस्चार्ज को करना है, क्योंकि वहाँ पे अगर पेशेंट हॉस्पिटल में भी है तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के चांस भी ज़्यादा हैं, और वैसे भी हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन के चांस होते हैं, तो उनको अर्ली डिस्चार्ज के लिए अपने को काम करना है। ठीक है, ये हो गए प्रिंसिपल्स। फिर आता है अपने पास लास्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिकल सेटअप ऑफ आईसीयू। तो ऑर्गेनाइजेशन और फिजिकल सेटअप, इसके अंदर अपन 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिजिकल सेटअप हो गया, फिर नेक्स्ट आता है अपने पास जो आईसीयू है उसके अंदर अपने क्या क्या पॉलिसीज़ हैं वो, फिर आता है अपने पास स्टाफिंग नॉर्म्स। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईसीयू के अंदर। आईसीयू क्या होता है, पहले तो एक वाइटल एरिया होता है हॉस्पिटल का, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हॉस्पिटल के अंदर या केयर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकली पेशेंट होते हैं तो बहुत अपने को सही से काम करना होता है, तो ये हॉस्पिटल का वाइटल एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं फिजिकल सेटअप। तो फिजिकल सेटअप ऑफ आईसीयू क्या होता है, तो इसके अंदर मतलब बेड स्ट्रेंथ कितनी है, लोकेशन कहाँ है, फ्लोर स्पेस कितना है, नर्सिंग स्टेशन कहाँ है, कैसे बनाना है, एनवायरनमेंट और इक्विपमेंट सप्लाई देखनी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बेड स्ट्रेंथ कितनी होती है। जो हॉस्पिटल आईसीयू होता है उसके अंदर 10 से 15 बेड होती है, विद सफिशिएंट स्टाफ होनी चाहिए। लोकेशन कैसी होनी चाहिए उसकी, सेपरेटेड एरिया होता है जो कि किस किस के पास में होता है, इमरजेंसी, ओटी एंड ब्लड बैंक के पास में होता है। फ्लोर स्पेस कितना होता है, 4 से 4.5 स्क्वायर फीट स्पेस होता है बिटवीन 2 बेड के अंदर, और क्लीन और नीट और ड्राई टाइमली होना चाहिए आईसीयू का फ्लोर। ठीक है, फिर आता है नर्सिंग स्टेशन, क्या होता है, सी या एल शेप का होता है, मिड में होता है, सेंटर के अंदर होता है। ठीक है, फिर एनवायरनमेंट क्या होता है, फुल्ली एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए, और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए एयर के अंदर, मॉइस्चर कंट्रोल होना चाहिए 50 से 60%। ठीक है, फिर आता है अपने पास इक्विपमेंट सप्लाई क्या होता है, ऑल इक्विपमेंट्स आर इन एक्टिव फॉर्म के अंदर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि वो ख़राब पड़े हैं तो, और पेशेंट को फिर कोई पेशेंट है उसको जैसे ज़रूरत पड़ रही है तो फिर अपने पास सफिशिएंट जो इक्विपमेंट है वो मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, फिर आता है पॉलिसीज़ ऑफ आईसीयू। तो आईसीयू की पॉलिसीज़ क्या होती है, पॉलिसीज़ मीन्स प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड गाइडलाइन अडॉप्टेड बाय हॉस्पिटल एंड में चेंज टाइमली, जो टाइमली चेंज होते रहते हैं, और गाइडलाइन होती है एक टाइप की। तो बहुत सारी पॉलिसीज़ अपने पास आईसीयू के अंदर, जैसे एडमिशन पॉलिसी हो गई, डिस्चार्ज ट्रांसफ़र पॉलिसी हो गई, पेमेंट पॉलिसी हो गई, इमरजेंसी सिचुएशन मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी, विजिटिंग पॉलिसी, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड पॉलिसी, ये सारी अपने पास होती है आईसीयू के अंदर पॉलिसीज़। देन लास्ट अपने पास आता है स्टाफिंग नॉर्म्स, मतलब जो आईसीयू के अंदर कितना स्टाफ होना चाहिए पर पेशेंट। तो स्टाफिंग नॉर्म्स मींस स्टैंडर्ड गाइडलाइन दैट एवरीवन हैज़ टू फॉलो फॉर प्रॉपर नर्सिंग केयर। फ्यू स्टाफिंग नॉर्म्स आर फॉर्म्ड इन सीसीयू। जो एज WHO के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पेशेंट और नर्सिंग स्टाफ का रेशियो है वो अपने पास 1:1 होना चाहिए। ठीक है, तो नर्स पेशेंट रेशियो 1:1 होना चाहिए। ठीक है, टू मेंटेन क्वालिटी एंड गुड नर्सिंग केयर के लिए, और टू मैनेज क्राइसिस सिचुएशन के लिए अपने पास ये स्टाफिंग नॉर्म्स होते हैं। फिर अपने पास नर्स पेशेंट रेशियो एज़ पर नॉर्म्स ऑफ आईएनसी के अकॉर्डिंग कितनी नर्स पेशेंट रेशियो होना चाहिए, ये होना चाहिए अपने पास चीफ नर्सिंग ऑफिसर होना चाहिए 1 पर 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर, नर्सिंग स्टेशन होना चाहिए 1 पर 400 बेडेड के और अबोव के अंदर, डीएनएस 1 पर 300, एएनएस हो गया 1 पर 100 से 150 बेडेड, वार्ड इंचार्ज होना चाहिए 25 से 30 बेड के ऊपर एक वार्ड इंचार्ज होना चाहिए, और स्टाफ नर्स कितनी होनी चाहिए 1:3 और 1:5। जो टीचिंग हॉस्पिटल है उसके अंदर 1:3 का होता है, और जो नॉन टीचिंग हॉस्पिटल है वहाँ पे 1:5 का अपने पास क्या होता है, नर्स पेशेंट रेशियो होता है। इसके बाद में अपने पास आता है आईसीयू के अंदर 1:3 या 1:3, तो ईच शिफ्ट के अंदर नर्स पेशेंट रेशियो होना ही चाहिए। ठीक है, फिर नोट डाल के अपन लिख सकते हैं कि इफ़ देयर इज़ 250 बेडेड हॉस्पिटल, सो देयर शुड बी 1 इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल है जो हॉस्पिटल के अंदर वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि उसी की वजह से और उसी के प्रॉपर सेग्रीगेशन से अपन इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर अपन ऐसा नहीं किया तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ठीक, तो ओके, सो थैंक यू। ये हो गया अपने पास आईसीयू कंप्लीट।